अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। क्या नाम है? होम्योस्टेसिस। अच्छा, अब हम इसके वर्ड पे गौर करते हैं। ठीक है, वर्ड पे हमने क्या करना है? गौर व फिक्र। ठीक है, होम्यो वर्ड निकला है होमो से। होमो का क्या मतलब होता है? सेम। क्या मतलब होता है? सेम होता है ना होमो का मतलब। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता था ना जिसका जो सारा एक जैसा हो, जिसके अंदर कोई पार्टिकल नज़र ना आ रहे हो। इसी तरह इस होमो का भी मतलब है कि सेम। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज स्टेसिस। स्टेसिस निकला है स्टिल से। ठीक है, स्टेसिस का मतलब होता है स्टिल। ठीक है, अब स्टिल भी वही चीज़ रहेगी, उसका भी मतलब इन अ सेंस हम कह सकते हैं सेम। ठीक है, जो स्टिल है, रुकी हुई है, वो चेंज नहीं हो रही, मूव नहीं कर रही, उसको हम क्या कहेंगे? स्टिल। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है सेम। ओके, सेम रहना कंडीशंस का। अच्छा, होम्योस्टेसिस का वर्ड हम यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है। आप देखेंगे कि जो एशिया है उसमें 4 मौसम होते हैं। सर्दियाँ भी आती हैं, गर्मियाँ भी आती हैं, बहार और ख़ज़ां भी आता है। इन सब में टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता है ना। ऐसा ही है ना, किसी का भी टेम्परेचर उसके दूसरे सीज़न से नहीं मिलता, चेंज होते हैं टेम्परेचर्स। तो इतनी चेंजिंग्स के बाद हमारी बॉडी का, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस कर रही है। क्या कर रही है? होम्योस्टेसिस। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस डिस्पाइट ऑफ चेंजेस in external environment। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। इसका ये मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी की सब कंडीशंस सेम रखनी है, उनको मेंटेन रखना है। इन अ नैरो रेंज वो चेंज हो सकती हैं, इसके अलावा वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, उन्होंने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, अपनी बॉडी के वाटर लेवल को, अपनी बॉडी की और कंडीशंस को, पीएच को, सब चीज़ों को क्या करना है? मेंटेन रखना है। मेंटेन रखने के लिए चाहे बाहर तूफ़ान आ जाए, आंधी हो, तूफ़ान हो, लेकिन उनके अंदर का कोई आंधी नहीं आनी, उनके अंदर के बॉडी कंडीशंस में कोई तूफ़ान नहीं आने। ठीक है, उन्होंने अपनी कंडीशंस को क्या करना है? मेंटेन रखना है। क्लियर? ओके, आपकी बुक में एग्जांपल्स दी गई हैं कुछ। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर बाहर टेम्परेचर 45 भी हो जाता है तो हमारी बॉडी का 37 ही रहता है। ऐसा ही है ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ रेगुलेटर्स लगे हुए हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूं कि जब गर्मी होती है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ऐसा ही होता है ना, पसीना आता है। उस पसीने के बाद जब आपको हवा लगती है तो आप लोगों को ठंडक महसूस हो रही होती है। तो इन अ सेंस वी कैन से कि वो पसीना हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। क्लियर? ओके। अच्छा, अब हम दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं। तो हमारी बॉडी के में जो शुगर लेवल है
वो 1 ग्राम पर लीटर रहता है। हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है, पहले हमने टेम्परेचर की बात की है ना, अब हम शुगर लेवल की बात करें। कितना है? 1 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 1 ग्राम शुगर होती है हमारी बॉडी के। 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम शुगर होती है इन अ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। हम डायबिटिक की बात नहीं कर रहे। अगर बाहर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत बाहर कैसे शुगर बढ़नी है, हम बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं और या ऐसी चीज़ खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स इनरिच होती हैं, यानी जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बॉडी की जो शुगर लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसको मेंटेन करने के लिए रास्ते निकाल के बैठी है, ठीक है। मैं अगर उसका लेवल बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है तो इसका मतलब डायबिटीज़ का कोई मसला आ गया है, ठीक है। तो वो नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, वो एक बीमारी आ जाती है, उसको हम बीमारी कहते हैं, वो सेहतमंद वाला लेवल नहीं होता। तो जो लेवल है हमारी बॉडी में शुगर का वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में ऐसे क्या सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से इसने बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी में एसेंशियल है वो है वाटर। आपको पता है बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर। अगर वाटर डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसका मतलब बॉडी के सारे केमिकल रिएक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, बॉडी के सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ में सबसे ज़्यादा क्या है? पानी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर। तो वाटर को मेंटेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम है ओस्मोरेगुलेशन। क्या नाम है? ओस्मोरेगुलेशन। अच्छा मुझे बताएं रेगुलेटर क्या होता है? आप लोग फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं ना? करते हैं ना? तो फ़ैन की जो स्पीड कम ज़्यादा करते हैं वो गोल गोल सा घुमा के करते हैं, है ना, उसको हम रेगुलेटर ही बोलते हैं ना। तो ओस्मो रेगुलेशन में भी रेगुलेटर ही है, ठीक है। ये सिस्टम भी रेगुलेटर के थ्रू काम कर रहा है। उस सिस्टम ने क्या करना है? वाटर की अमाउंट को कम ज़्यादा करना है अकॉर्डिंग टू द इंटरनल बॉडी रिक्वायर्ड कंडीशंस, ठीक है। जितना उसको पानी की ज़रूरत होगी वो उतना ही बॉडी में रखेगा, इसके अलावा वो पानी बॉडी में नहीं रखेगा, और जितनी कम उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो लेने की कोशिश करेगा पानी को। क्लियर? तो ओस्मो रेगुलेशन में हम 2 चीज़ों की बात करते हैं और वो 2 चीज़ें हैं, पहला तो वाटर है, ठीक है, और दूसरे हैं सॉल्ट्स। हमारी बॉडी ने एक मेंटेनेंस रखनी है पानी में और सॉल्ट्स में। ऐसा क्यों? जब हम ओस्मो रेगुलेशन में पानी की बात करेंगे तो सॉल्ट्स की भी बात करेंगे। इसकी वजह ये है कि वाटर जो हमारी बॉडी में एंटर होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू पानी होता है, ठीक है। डिफ्यूजन होती है, इसके अलावा आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत कम होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वाटर को मेंटेन किया जाता है। अच्छा, अब डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? मूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे ही होता है ना। हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जो फ्लो करता है वाटर उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। एम आई राइट? ठीक है। अब वो डिफ्यूजन होनी है, इसका मतलब अगर सॉल्ट्स की अमाउंट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, क्या चीज़? सॉल्ट्स की अमाउंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब उधर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? कम। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, ठीक है, तो प्लांट्स क्या करेंगे कि उनका वाटर टेबल जो सॉइल में होगा वो, इसका मतलब वो ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स, क्योंकि उनमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो वाटर डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट्स में एंटर करने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है।
प्लांट्स में एंटर होने लग गया। इसका मतलब जो साल्ट्स हैं वो वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनकी कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वाटर के। अगर वो बहुत ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब पानी उधर कम हो गया। इसके अलावा आप लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि जिधर पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है वो किस तरह से साल्ट को अपने अंदर रखते हैं ताकि पानी उनके अंदर किस तरह से साल्ट्स को रिमूव करते हैं ताकि पानी उनके अंदर से रिमूव हो जाए। ओके, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे जाके। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हमें सॉल्ट्स की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सॉल्ट्स का रिलेशन है वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अगर सॉल्ट्स डिस्टर्ब होते हैं तो वाटर भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें, डिफ्यूजन का प्रोसेस। सो ऑस्मो रेगुलेशन इज द रेगुलेशन को हम क्या कहेंगे, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स लाइक सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने रेगुलेट करना है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, जो फंक्शनिंग ऑफ सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमारा ऑस्मो रेगुलेशन का काम क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हमारा जो है वो मसला है हमारा थर्मो रेगुलेशन का। ठीक है, अब देखिए बाहर जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ता जाए, हमारी बॉडी के टेम्परेचर, हमारी बॉडी के एंजाइम्स ने वर्क करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे। उनको मसला है इस चीज़ का, वो कहते हैं कि हमने 37 पे ही काम करना है। अब देखिए हम तो मजबूर, हमने तो एंजाइम्स की माननी है। ठीक है, अब एंजाइम्स की माननी है तो हम लोगों ने अपनी बॉडी का टेम्परेचर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने, सिर्फ हमने नहीं, उनमें प्लांट्स भी इंक्लूड हैं। ठीक है, उन्होंने अपना टेम्परेचर क्या करना है, मेंटेन करना है एट अ नॉर्मल रेंज। ठीक है, अब उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या लगे होंगे, थर्मो रेगुलेटर्स, जो क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। इसने क्या करना है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, बाहर 100 हो जाए, जाओ इसकी बला से होता जाए, इसने अपना बॉडी टेम्परेचर, वो कहते हैं ना आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, इन्होंने अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, बाहर बेशक आग लग जाए। क्लियर? तो थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम होता है। और ये काम क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एंजाइम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं उन्होंने एक नॉर्मल रेंज में काम करना है। अगर वो नॉर्मल रेंज से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ये उनके लिए नुकसानदेह होगा और वो एंजाइम्स डिनेचर हो जाएंगे। और हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जो एंजाइम्स के बगैर इजीली हो सके। ठीक है, तो इसलिए थर्मो रेगुलेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सक्रीशन का। नेक्स्ट जो हमारा मसला है वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सारे केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी बनते हैं। एक तो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट, ये देखें, ये हो गई मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इससे हमें प्रोडक्ट मिल गया जो हमें चाहिए था बॉडी को। इसके अलावा हमें ऐसी चीज़ भी मिल गई जो हमें नहीं चाहिए थी एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, और चाहिए तो नहीं, ऊपर से ये हार्म भी दे रही है बॉडी को, मतलब नुकसान भी पहुंचा रही है बॉडी को।
ऐसी चीज़ का हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहना शदीद नुकसानदेह है, ठीक है। तो ऐसे जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, और वही बाहर निकालने का प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। एक्स का मतलब बाहर भेजना, ठीक है। एक्सक्रीशन बॉडी से सारे हार्मफुल वेस्ट को एलिमिनेट करना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। सो एलिमिनेशन ऑफ harmful wastes from body, ठीक है। बॉडी से हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकाल के फेंक देना ताकि बॉडी की इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस प्रोड्यूस यूरिन ना, वो यूरिन क्यों हम प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, निकल जाए क्या चीज़, यूरिया। यूरिया मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारी बॉडी में बन जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। एमोनिया बनता है असल में, और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और फिर वो यूरिया में कन्वर्ट होकर हम अपनी बॉडी से निकाल देते हैं ताकि हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुँचे। ओके, तो इसके अलावा ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी बॉडी की पीएच भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये सब कुछ नहीं होने दे सकते। इसलिए हमने ये 3 रेगुलेटर्स रखे हुए हैं अपने अंदर। ये वाटर को रेगुलेट कर देता है और सॉल्ट्स को। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया जाता है, और एक्सक्रीशन में हर हार्मफुल प्रोडक्ट जो बॉडी के अंदर बनता है उससे उस बॉडी से रिमूव करा दिया जाता है। क्लियर? तो ये था होम्योस्टेसिस का प्रोसेस। इन सब प्रोसेसेस के थ्रू हमारी बॉडी को की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखा जाता है, चाहे बाहर, डिस्पाइट का मतलब होता है बेशक या बावजूद, के बावजूद, ठीक है। इसके बावजूद किसके बावजूद कि अगर एक्सटर्नल कंडीशन यानी इन्वायरमेंट में जो कंडीशंस हैं उनमें जितनी मर्जी चेंजेस होती जाएं, लेकिन हमने अपनी मस्ती में रहना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर की कंडीशंस को चेंज नहीं होने देना। तो बहुत आसान टॉपिक था, बहुत मज़े का टॉपिक था। ये सिर्फ आज आप लोगों ने होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन लिया है। कल हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस किस तरह से होती है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर कौन कौन से वेस्ट मटेरियल हैं जो उसे बॉडी से निकालने पड़ते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ उसमें एक्स्ट्रा बनती है जो हमें उसकी बॉडी से निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल आप लोगों को इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।